हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का पहला लेसन। जी हाँ, ये है 12th क्लास का बुक और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इसका पहला लेसन जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ले लीजिए और मेरे साथ रीडिंग करना चालू कीजिए। जी हाँ, एकदम एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को समझते चलेंगे और लास्ट में वीडियो के अंत में हम ये देखेंगे कि इसको पढ़ने के बाद 10 मिनट का ये वीडियो होगा। इसको पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि इससे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आज मैं आपको केवल इसका इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, यानी इतना ही पार्ट पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, दूसरे में पूरा लेसन देखेंगे। बट आज मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा और इसको बताऊंगा कि इससे कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ, इसको पढ़ने के बाद कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पढ़ने का सही मतलब भी यही होता है कि आप इससे कितने सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जी हाँ, सो स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन ये है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति। सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, कल्चर का मतलब संस्कृति, और इसको लिखे हैं महात्मा गांधी। सो स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है। 1869 to 49 कहने का मतलब इनका जो जीवन काल था वो 1869 से 1948 तक था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मतलब पॉपुलरली का मतलब होता है लोकप्रियता। लोकप्रियता यानी हर कोई जानता हो, हर किसी के जुबान पे हो। तो ये इनके बारे में हर कोई जानता था। ये हैं बापू, ये हैं फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता। इनको हर कोई बापू के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से जानता था। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ये एक पॉलिटिशियन से बेहतर एक स्पिरिचुअल लीडर थे। कैसे? स्पिरिचुअल का मैंने मतलब ये बता दिया कि आध्यात्मिक है ना। तो आप ये समझ लेंगे कि हाँ, आध्यात्मिक बस निकल गए स्पिरिचुअल का मतलब। लेकिन आध्यात्मिक का सही मतलब जब तक आप नहीं जानेंगे, इस वर्ड का मतलब नहीं जानेंगे, आप स्पिरिचुअल का यूज़ भी नहीं कर पाएंगे कहीं पे, है ना। सो मैं बताता हूँ आपको स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है भौतिकता से परे जीवन का अनुभव कर पाना। आपका किसी धर्म, संप्रदाय या समूह से कोई संबंध नहीं है ना। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें सबकी भलाई निहित है, तो आप आध्यात्मिकता के मार्ग पे हैं। अगर आपको दुख है, क्लेश है, कोई भी क्रोध है, तो अगर उसका जिम्मेदार कोई है तो वो आप है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप आध्यात्मिकता के मार्ग पे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी कि ही सक्सेसफुली यूज्ड truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। क्या हर कोई जानता है कि अगर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महात्मा गांधी जी का जो हथियार था वो ट्रुथ था और नॉन वायलेंस था, यानी सत्य और अहिंसा के राह पे चल के इन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई और इंडिया को इसी हथियार की वजह से क्या किया, स्वतंत्रता दिलाई। सो अगर कोई पूछे कि महात्मा गांधी का चीफ वेपन्स क्या था, तो जो उन्होंने यूज़ किया अंग्रेजी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, तो आप क्या बताएंगे? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। फ्रॉम 1915 टिल 1948। सबको जानता है कि महात्मा गांधी जब 1915 में अफ्रीका से लौट कर आए तो यहाँ से इनकी कहानी शुरुआत होती है। 1915 से 1948 तक ये चलती है। ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। डोमिनेट का मतलब होता है हावी होना। तो ये पूरी तरह से इंडियन पॉलिटिक्स पे हावी हो चुके थे। इनका इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था। हावी होने का मतलब ये है कि अगर मैं जो कह रहा हूँ ना पूरी पब्लिक मान रही है, पूरी देश की जनता मान रही है, तो ये मेरे पीछे सब कोई आ रहे हैं, है ना। मेरा जो बात है, मेरे जो विचार हैं वो सब कोई मान रहे हैं। तो ये पूरी तरह से हावी हो चुके थे इंडियन पॉलिटिक्स पे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। ये मर गए एक फैनेटिक के हाथों से। फैनेटिक कहने का मतलब, फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी। बट मैं फिर एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि फैनेटिक अगर मैंने बता दिया कि कट्टरपंथी और मैं निकल गया तो आप रियलिटी में फैनेटिक का मतलब ही नहीं जानेंगे, कट्टरपंथी का मतलब ही नहीं समझेंगे। तो कट्टरपंथी का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक विचारधारा या मत का या पंथ का बहुत ज़्यादा आग्रही हो
कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति किसी और के तर्क को स्वीकार ना करते हुए अपने ही पंथ को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो वो है कट्टरपंथी। तो मैं चाहता हूँ इस कट्टरपंथी का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जिसने मारा था महात्मा गांधी को। पता ही होगा, आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। हिज ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जिसकी कहानी वो खुद लिखे वो ऑटोबायोग्राफी है ना। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो इनका जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, आप जरूर पढ़िएगा। ये कहानी इनके बारे में है, एक बार ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको कभी भी मौका मिलता है। इसका तो ऑडियो बुक भी मिलता है, आप ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही बढ़िया से एक एक चीज़ को इन्होंने अपने बताया शुरुआत में, जब आप सुनेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप पढ़िएगा। एट द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। यंग इंडिया एक मैगजीन है, इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल इसके लिए भी लिखे हैं। और एंड द स्पीच इज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, और बहुत सारे स्पीच हैं जो अलग अलग अवसरों पर उन्होंने दिया। रिवील हिम का मतलब होता है प्रकट करना, तो उनको प्रकट करता है, दिखाता है। तो रिवील हिम का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। अब रिवील हिम एक वर्ड है, इसके लिए और भी सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जनवनिया मतलब एक बढ़िया तरीके से आप जानते हैं कि हाँ दिखाना, प्रस्तुत करना, बट एक और है डेमोन्स्ट्रेट। एग्जिबिट्स भी लिख सकते हैं आप, एक्सिबिट, ठीक है। बहुत सारे वर्ड हैं जो आप डिस्क्लोज भी लिख सकते हैं, डिस्क्लोज, अनफोल्ड भी लिख सकते हैं। अब इतने सारे वर्ड जानने का मतलब क्या है कि भाई मैं कहीं पर रिवील यूज हो रहा है तो कहीं पर डेमोन्स्ट्रेट यूज हो रहा है, पता होगा तभी तो आप उसका हिंदी समझ पाएंगे। ये था इसका मकसद, ठीक है। तो ये सभी आप नोटबुक में लिखते चलिए, बहुत फ़ायदा होगा। आप अपने सेंटेंस को, आप अपने बातों को एक्सप्रेस करने के लिए इसमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं कि ये जो स्पीच है, ये जो इनकी आत्मकथा है और बहुत सारे आर्टिकल जो इन्होंने लिखा, ये सभी इनको रिवील हिम मतलब इनको प्रकट करता है, दिखाता है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में ही नहीं दिखाता है, बल्कि बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, शुद्ध। चेस्ट का मतलब क्या होता है? पवित्र। अब पवित्र के लिए आपने हमेशा यूज किया होगा होली, अब रिलीजियस भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह आप राइटियस यूज कर सकते हैं, सैंक्टिफाइड यूज कर सकते हैं, सेक्रेड यूज कर सकते हैं, लॉट ऑफ वर्ड्स हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। सोलेमन भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि चेस्ट मतलब एक शुद्ध इडियोमेटिक इंग्लिश, तो ये केवल एक ओरिजिनल थे, मूल्य विचारक ही नहीं थे, बल्कि एक ग्रेट मास्टर थे इडियोमेटिक इंग्लिश के, शुद्ध इंग्लिश के, है ना। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है समरी, सार, निचोड़। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पासेस ऑफ टाइम। इनका कहना यह है कि गांधी जी बात करते हैं साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। साउंड का मतलब पहले ये समझिए, साउंड का मतलब अगर आपने ये याद किया होगा कि ध्वनि और आवाज़, तो यहाँ पे इसका सही अर्थ ही नहीं निकलेगा आपसे, ठीक है। साउंड का मतलब होता है ध्वनि, और तो ध्वनि फाउंडेशन, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है मतलब क्या जड़ स्थापना है क्या है। तो ध्वनि, साउंड का मतलब यहाँ पे कुछ और है। ये जो साउंड है इसको कभी आप नाउन की तरह, तो कभी एडजेक्टिव की तरह, तो कभी वर्ब की तरह आप यूज कर रहे हैं। जी हाँ, साउंड का मतलब, जब साउंड का मतलब नाउन है तो यहाँ पे आप ध्वनि, आवाज। अगर एडजेक्टिव है तो इसका मतलब स्वास्थ्य, अच्छा खासा, है ना। तो यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा खासा। इसकी फाउंडेशन है ना, इसका जो जड़ है बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव जब हेल्थी होगा या राइट हो सकता है, अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया। अगर वर्ब की तरह भी ये यूज़ किया गया है तो इसका मतलब ये होगा कि स्पीक,
साउंड का मतलब स्पीक बोलना, फिर दूसरा मतलब ये भी हो सकता है रिंग बजाना, तीसरा मतलब ये भी हो सकता है प्रोनाउंस करना। ठीक है, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सही वर्ड का सही जगह पे यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर जिसको वर्ड पे कमांड है, अपने शब्दों पे कमांड है, वो किसी को भी किसी भी काम के लिए कुछ भी कर सकता है। चाहे आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर उसे इंस्टिगेट भी कर सकते हैं। बट इंस्टिगेट करने का कभी आप सोचिएगा भी मत। इंस्टिगेट का मतलब भड़काना। तो ये क्या है कि गांधी जी बात करते हैं साउंड फाउंडेशन ऑफ, एक अच्छे खासे फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की, विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड पासेस ऑफ टाइम। गुजरते हुए समय के साथ ये हमारा जो सिविलाइजेशन है बहुत ही सफलतापूर्वक खड़ा रहा और आज भी है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। कहने का मतलब, टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, प्रिविलेज का मतलब इंपॉर्टेंस देना किसी चीज़ को खास तौर पे, है ना। तो ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो उसका जो प्रवृत्ति है, उसकी जो टेंडेंसी है कि वस्तुवाद को वो प्रिविलेज देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, जो हमारी सभ्यता के साथ कभी मैच ही नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी सभ्यता जो है वो एलिवेट करती है मोरल बीइंग को बढ़ावा देती है। हम वस्तुवाद को, भौतिकता को कभी बढ़ावा नहीं देते हैं। ऐसी हमारी सिविलाइजेशन है, ऐसा हमारा कल्चर है। तो ये थी इतना, और हम देखेंगे, अब देखते हैं कि इससे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके पहले मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। पहला, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी? आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? दूसरा, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए क्या किया? तीसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर? आप सिविलाइजेशन एंड कल्चर से क्या समझते हैं? आप इसका आंसर एक सेंटेंस, एक वर्ड या 2-3 सेंटेंस में मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज? कि हमारा जो स्क्रिप्चर है होली, जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, वेद हैं, वो क्या बताते हैं मानवीय मूल्यों के बारे में। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे भी जा सकते हैं आगे भी। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, केवल 8 क्वेश्चन ही लिए हैं, पर इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द प्रोस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसके ऑथर का नाम बताना है, इसके लेखक का नाम बताना है। जो पहले ही मैंने बताया था आपको, क्या होगा? महात्मा गांधी, राइट। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? महात्मा गांधी। तो हमारा यहाँ पे महात्मा गांधी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इन हिज एसे डील्स इन। अब वो किस चीज़ के बारे में डील्स करते हैं? तो आइए ऑप्शन देखते हैं और पता करते हैं। तो ऑप्शन में ये है कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशन को देखते हैं क्या, वो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं क्या, डील करते हैं क्या उनका। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है? सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में वो डिस्कस करते हैं, डील करते हैं। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सी। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आवर सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू एलिवेट्स मोरल बीइंग। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है, मतलब ये मोरल बीइंग, हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो सभ्यता है, क्या उसकी प्रवृत्ति है इलेवेट मोरल बीइंग को, है ना। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भाई उसकी प्रवृत्ति है, हमारी सिविलाइजेशन की प्रवृत्ति है मोरल बीइंग को बढ़ावा देना, है ना। तो ये क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द वेस्टर्न सिविलाइजेशन दैट हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी। ये भी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो वस्तुवाद, भौतिकता को प्रिविलेज देता है ना। तो ये क्वेश्चन ये क्या है कि ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भी ट्रू होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन है, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। किसके लिए लिखे थे? मतलब अलग अलग आर्टिकल, जैसे पढ़ा था ना हमने, किस मैगजीन के लिए लिखते थे? तो यंग इंडिया के लिए डिफरेंट आर्टिकल। महात्मा गांधी वॉज अ मोर पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन से ज़्यादा क्या? नहीं। इकोनॉमिस्ट थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल रिफॉर्मर थे? नहीं। क्या थे?
हमने पहले वाला सेंटेंस ही पढ़ा था कि महात्मा गांधी वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो यहाँ पे डी इज राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन ये है कि ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स। मतलब वो, हाँ मैंने बताया था ना कि वो अपना चीफ वेपन्स कौन सा यूज़ करते थे जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि ये पूछा जा सकता है। तो इसमें कौन सा होगा? क्या वो तलवार लेकर जाते थे और लड़ते थे? न्यूक्लियर वेपन्स लेकर जाते थे? उनका मुख्य हथियार न्यूक्लियर वेपन्स था? नहीं, गन्स था। गन से आइए अब तो हम तो गन लेके चल रहे हैं, महात्मा गांधी जी हैं गन लेकर जा रहे हैं, क्या ये भी सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जो मुख्य हथियार था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ने का, वो था ट्रुथ, सच्चाई एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। वैसे लॉट ऑफ क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इतना ही था हमारा ये क्वेश्चन। आई होप एक वीडियो से इतने सारे क्वेश्चन मैंने बताए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उससे। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, है ना, ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉट ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं अभी, अगर बनाना चाहें तो। अगर आप बुक को सही से पढ़े होंगे तो समझे होंगे। तो ये था हमारा सेवेंथ क्वेश्चन ही था। इसके बाद हम जब पूरी चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे एकदम, ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। सो थोड़ा सा भी इग्नोर करने का मत सोचिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका तो फ़र्ज़ बनता है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।